संचार में मैं महेंद्र लेंझारे आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस मंच के माध्यम से करियर गाइडेंस, एनसीसी और हमारे कॉलेज की गौरवशाली यात्रा को आप तक पहुंचाया है। वो कहते हैं ना, किसी भी ऊंचे उड़ते जहाज की सफलता उस जहाज के कैप्टन के विजन पर टिकी होती है। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो न केवल हमारे कॉलेज की प्रशासनिक मुखिया है, बल्कि हम सब के लिए एक अटूट प्रेरणा का स्रोत भी, जिनके मार्गदर्शन ने हम सब की चुनौतियों को उपलब्धि में तब्दील कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ हमारी परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। मैम, इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आपको इस महाविद्यालय में 1 वर्ष पूर्ण करने पर पूरे महाविद्यालय दिग्विजय महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज हम इस पॉडकास्ट में दिग्विजय महाविद्यालय की उपलब्धि और आगे आने वाली आगामी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मैम, निश्चित ही यह सफ़र तय कर पाना आसान नहीं रहा होगा आपका। यह सफ़र हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा की भूमिका में है, क्योंकि आप एक लंबा सफ़र तय कर दिग्विजय कॉलेज तक यहाँ तक पहुँची हैं। तो दिग्विजय कॉलेज कैसा रहा है आपका जो बाकी सफ़र है? थैंक यू। ये आप मेरी जर्नी जानना चाह रहे हैं, तो मैंने 1985 में 25 नवंबर 1985 में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तब अविभाजित मध्य प्रदेश था। बीना में मैंने ज्वाइन किया, जो कि सागर यूनिवर्सिटी में आता है। कुछ समय पश्चात मेरा ट्रांसफ़र होशंगाबाद हुआ, वो भी सागर यूनिवर्सिटी में आता है। मूलतः मैं रहने वाली भोपाल से हूँ। मेरी पूरी शिक्षा भोपाल में हुई है। तो जब मैं होशंगाबाद गई तो अब मैं वहाँ पे जूनियर मोस्ट स्टाफ थी, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग क्लासेस दिए गए। इस बात का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया कि मैं होशंगाबाद से भोपाल की दूरी 1.5 घंटे की है लगभग, तो मैं ट्रेन से आना जाना करती थी। सुबह 8 बजे की मेरी क्लास होती थी, 6 बजे की मैं ट्रेन पकड़ती थी, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, और लौटने में भी ट्रेन से ही मेरा आना होता था। और वो समय मैंने यूटिलाइज किया, जो कम्यूटिंग टाइम था, मैंने बहुत पढ़ाई करी। बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी जो मैं कहूँ कि मैं एक अंग्रेज़ी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने लाइब्रेरी के अंग्रेज़ी विभाग की ऑलमोस्ट सारी किताबों का अध्ययन इन कम्यूटिंग के दौरान मैंने किया। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र फिर दुर्ग साइंस कॉलेज हुआ और वहाँ मैंने अपना लंबा समय बिताया। वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, फिर एज प्रोफेसर मेरी पदोन्नति हुई और 25 नवंबर 2024 को मैंने जेवरतला में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया। तो यू सी द सर्कल कम्स टू कंप्लीशन। 25 नवंबर 1985 को मैंने सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग दी थी और एज प्रिंसिपल भी मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग 25 नवंबर 1985 को हुई, 2024। 2 महीनों के पश्चात, अच्छा, वहाँ जेवरतला कॉलेज एकदम नया कॉलेज, उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं, 3-4 कमरों का वो कॉलेज, पर मैंने वहाँ पे अपना पूर्ण योगदान दिया। जितना मैं कर सकती थी वहाँ पे शिक्षण के लिए, शिक्षकों के लिए, महाविद्यालय के लिए मैंने किया। और 2 महीने के पश्चात 23 जनवरी 2025 को शासन के आदेशानुसार मैंने इस अंचल के प्रतिष्ठित महाविद्यालय दिग्विजय स्वशासीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपनी ज्वाइनिंग दी। और निश्चित तौर पर
सभी जानते हैं कि यह महाविद्यालय की एक लिटरेरी और हिस्टोरिकल लेगेसी है जी ये राजा दिग्विजय दास जी ने डोनेट किया था जी 1957 में। ये एक शिक्षण संस्थान के रूप में उभरा। वे एक विजनरी थे और लिटरेरी लेगेसी ऐसे कि यहाँ ख्याति प्राप्त हिंदी के साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी और मुक्ति बोध जी की ये कर्म भूमि रहा है। तो मेरे लिए, मैं भी एक साहित्य की ही स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक तीर्थ स्थल के, साहित्य तीर्थ स्थल के बराबर है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे कार्य करने का शासन ने मुझे मौका दिया और यही मेरी चेष्टा है कि मैं इस महाविद्यालय की गरिमा को बनाए रखते हुए इसको और आगे प्रगति के पथ पर ले जा सकूं सबके सहयोग से। नई शिक्षा की नीति की बात करें, नई शिक्षा नीति का माहौल चारों तरफ छाया हुआ है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष की भूमिका में। ऐसे में आप प्रचारक के रूप में नई शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं? एक तो ये नई शिक्षा नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी नीति के रूप में, शिक्षा नीति के रूप में सामने आई है, जिसका कि उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों एवं अवसरों को आत्मसात करने के तैयारी हेतु ये लागू की गई है। निश्चित तौर पर यह नीति, अभी तक क्या था कि हम आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों की बनाई शिक्षा नीति पर हमारा अध्ययन अध्यापन चल रहा था। हम भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान से हम परे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ओर एक ठोस प्रयास है कि यहाँ का युवा, यहाँ का छात्र अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान से रूबरू हो, उसको समझे, उसके ऊपर मान करे। हमने अभी तक जो पढ़ाया गया हम वो पढ़ते रहे, हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से अनभिज्ञ थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ओर एक ठोस प्रयास है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है। ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य, इन तीनों का समावेश जब किसी में होता है तो वो एक संपूर्ण व्यक्ति सामने आता है और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद है। जी मैम, ठीक। रोजगार, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी। आपने उसमें कहा कि कई तरह के व्यूज आ रहे हैं जी, है ना, पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष में और विपक्ष में जी। कोई भी चीज नहीं लागू होती है तो अडॉप्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। हम इट इज डिफिकल्ट टू अनलर्न जो हमारे पास है, हमने सीखा हुआ है, उससे हटके कुछ नया करने में परेशानी होती है। किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति डेफिनेटली देश को समृद्ध, सशक्त और सुदृढ़ बनाने में एक ठोस प्रयास है। देश सशक्त कैसे बनेगा? जब उसका युवा सशक्त, और युवा सशक्त होगा ज्ञान से, कौशल से और नैतिक मूल्यों से, और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार है। जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है और कहीं ना कहीं जो है किसी भी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रहती है। इसके परिणाम हमको एकदम से नहीं देखने को मिलेंगे, समय लगेगा 8-10 साल। जी। पर निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत हितकारी है। जी मैम, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं की बात करते हैं। शिक्षा नीति नई हो या पुरानी,
पर शिक्षा के बाद जो है युवाओं में बेरोजगारी का आलम देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जो है दिग्विजय महाविद्यालय में रोजगार सेल की भूमिका भी रही है। इसके लाभ कहाँ तक देखने को मिलते हैं, आपके इसमें क्या विचार है? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक छात्र के और समाज के, देश के समग्र विकास को केंद्रित करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये निहित है कि हम युवाओं को जॉब सीकर्स ही ना बना करके उनको जॉब क्रिएटर्स भी बनाना उद्देश्य है। तो इसी के तहत कई ऐसे कोर्सेज हैं लागू किए गए हैं जो बच्चों को उनका कौशल विकास होता है और स्वयं के रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध होते हैं। महाविद्यालय का जो प्लेसमेंट सेल है वो भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। अभी कुछ समय पहले एक जॉब फेयर लगाया था जिसमें विभिन्न कंपनियों ने आकर के यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए थे ताकि छात्र को विभिन्न पढ़ाई के पश्चात उसको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी पूरी जानकारी छात्रों को मिले। ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र के मन में क्वेश्चन मार्क कि अब क्या। इसके साथ ही हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग चलती है, नेट, सेट, पीएससी, सीजीपीएससी, और हमारे छात्र इसमें बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। साथ ही प्लेसमेंट सेल की पहल के तहत कई नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। उदाहरण के तौर पर टीसीएस है, विप्रो है, बाल्को है, निदांता है, और बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हमारे यहाँ प्लेसमेंट की स्थिति और बेहतर होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते छात्रों में जो कौशल विकास होगा उससे उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की जो जज्बा है वो भी डेवलप होगा और नौकरी, ये जो बेरोजगारी की बात है, ये हम काफ़ी हद तक इसका समाधान निकाल पाएंगे। जी मैम, कौशल विकास देखने में आता है कि कई युवाओं को जो है उससे रोजगार मिल रहा है और स्वरोजगार की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये स्किल एनहांसमेंट और पार्ट ऑफ करिकुलम है जी, तो इससे भी छात्रों को लाभ होगा। जी मैम, दिग्विजय कॉलेज में जो कि अग्रणी महाविद्यालयों में इसका नाम आता है, मैम यहाँ संबंधित कोर्स किन किन विश्वविद्यालयों में से? हमारे यहाँ जो 23 कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज चलते हैं। बीलिब और ये पत्रकारिता, ये 2 कोर्सेज हैं जो कि इस जिले में और किसी शासकीय महाविद्यालय में नहीं है। तो ये एक हमारे महाविद्यालय की बहुत, पत्रकारिता विभाग के लिए ये एक गौरव की बात है जी। ये जिले में और कहीं नहीं है जी। कहते हैं अगर आप के में स्किल है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी में जो है महाविद्यालय स्तर पर जो है बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, स्किल एनहांसमेंट, कौशल विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अहम, मैं बोलूँगी एक सेंटर फोर्स है जी। यहाँ पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ, है ना, बल्कि उस पर उतना महत्व ना देते हुए कि रटंत विद्या को हटाते हुए छात्रों में रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और कौशल विकास के अवसर उनको दिए जा रहे हैं। तो स्किल एनहांसमेंट के लिए हमारे यहाँ कई कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर है,
अंग्रेजी विभाग चला रहा है। देन कंप्यूटर विभाग भी डिजिटल लर्निंग के ऊपर कोर्स है उनका, वर्मी कंपोजिंग के ऊपर काम है, कोर्स है, गार्डनिंग के ऊपर है ना। तो ऐसे कई कोर्सेज हैं जिनसे कि छात्र पढ़ाई के साथ साथ अपने ये स्किल एनहांसमेंट करके आगे अपने लिए रोजगार के अवसर देख सकता है। साथ ही यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि हम लोग इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए प्लेसमेंट सेल अगेन और विभाग अपने स्तर पर भी बहुत प्रयासरत हैं ताकि स्टूडेंट्स को विभिन्न जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और उसमें उसका कितना रुझान किस तरफ है वो ये तलाश कर सकता है। तो इसी के तहत हमने यहाँ आसपास की इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनके साथ हमने संपर्क करा है और अभी कुछ समय पहले ही हमने यहाँ की प्रतिष्ठित एबीज के साथ हमने एक MOU किया है जिसमें छात्रों को इंटर्नशिप का वहाँ पर अवसर मिलेगा और ऐसे ही आसपास की कई इकाइयों के साथ हम MOU करने के दे आर इन द पाइपलाइन, ये प्रोसेस जो है। और एक और अच्छी चीज़ हम करने जा रहे हैं, आर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटर्नशिप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि विषय उनके ऐसे होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में उतना उपयोगी उनका नहीं रहता है। सो उनके लिए हमने एक ये प्लान बनाया है जो कि हमको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी हमने बात करी है। तो गांव के जो स्कूल हैं तो समर में या जब भी उसका सेमेस्टर ब्रेक होता है तो वो बच्चा अपने गांव के निकट स्कूल में जाकर के शिक्षण एवं ऑफिस काम सीख सकता है। वहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले सकता है कि भाई क्या अगर मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो मैं ये भी आजमा कर देख लूँ कि आगे मुझे ये ठीक लगेगा कि नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों को अपने घर में रहकर, अपने गृह ग्राम में रहकर कहीं बाहर आने जाने का उसको खर्चा नहीं है, वहाँ रहकर वो इंटर्नशिप एक एक्सपीरियंस हासिल करता है। साथ ही कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हम लेकर आए हैं और वो ऑफ कोर्स पेड हैं, बच्चे उसमें स्वतंत्र हैं कि अगर वो चाहें तो अपने अभिभावकों की सहमति से वो पेड इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो अभी पेड इंटर्नशिप तो अभी शायद नेक्स्ट वीक ही चालू होगी। तो कई ऐसे हम यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। साथ ही यहाँ बच्चों के स्किल एनहांसमेंट के लिए कुछ ये आर्ट वर्कशॉप भी लगती हैं। अभी वर्ली आर्ट का वर्कशॉप हुआ था जिसमें बच्चों ने वर्ली आर्ट पर क्राफ्ट सीखा। तो ये सब स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज जी कॉलेज में तो ये सब ज़रूरी भी है। इन्हीं से जो है छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जी हम आगे बढ़ते हैं। कार्यशाला हो गया, सेमिनार, वेबिनार का आयोजन बच्चों के मानसिक विकास के लिए विशेष भूमिका में रहते हैं। लेकिन महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन एक बड़ी उपलब्धि है। इस पर आपके विचार? तो इसका पहला भी जो आपका प्रश्न था कि बच्चों के कौशल विकास, स्किल एनहांसमेंट के लिए, ताकि आगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बोलना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हम लोग ऐसे कई वर्कशॉप्स कराते रहते हैं। और स्टाफ के लिए भी, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए भी, उनकी भी ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स भी आयोजित किए जाते हैं। अब आपने बात उठाई है इंटरनेशनल सेमिनार के आयोजन को लेकर के, तो डेफिनेटली ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है
एक तो कि हमको टॉपिक ऐसा चुनना होता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, जिसमें कि लोग आकर्षित हों उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, से ज़्यादा भाग लें। हाँ। फिर जो गेस्ट्स जिनको हम इनवाइट करते हैं उनके यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था, है ना। अब जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो डेफिनेटली वो बाहर देश से आ रहे हैं, तो रायपुर से उनको लाने, उनकी व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी व्यवस्था, और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो फंड एकत्रित करना, कि इसमें खर्चा आता है। तो पर हमारे यहाँ महाविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं उन्होंने ये चुनौती को बहुत अच्छे से स्वीकारा है, और ज़ूलॉजी विभाग ने एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, और इसी तरह से भाषा के तीनों विभाग, संस्कृत, अंग्रेज़ी और हिंदी, इन तीनों विभाग ने भी मिलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं उसमें यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक हमारा सोचने का तरीका बदलता है, नज़रिया बदलता है, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, नेटवर्किंग होती है। तो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी करें, चुनौती है पर एक्सेप्ट करते हुए ऑर्गेनाइज भी करें और पार्टिसिपेट भी करें। जी, देश विदेश की भी जानकारियाँ उसमें मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसमें बढ़। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को साबित भी कर रही हैं। महाविद्यालय में महिला सेल का गठन के उद्देश्य और कार्य में कितने सफल हो रहे हैं? ये बहुत ही रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण का दौर, निश्चित तौर पर महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे हैं। आप सेना ले लीजिए, बॉर्डर पर महिलाएं हैं, स्पेस में महिलाएं हैं, लोकोमोटिव में महिलाएं हैं, रिसर्च में महिलाएं हैं। हमारे महाविद्यालय में देखिए मैक्सिमम प्रोफेसर्स लेडी प्रोफेसर्स हैं, छात्राओं की संख्या छात्रों से ज़्यादा है। तो मुझे तो अब ये लगने लगा है कि आगे आने वाले दौर में पुरुष सशक्तिकरण की बात आने वाली है। खैर, ये तो एक बिसाइड्स द पॉइंट हुआ। महाविद्यालय का जो महिला सेल है वो भी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सेल है, और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को दृष्टि में रखते हुए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ महिला सेल ने कराए हैं। स्वास्थ्य के लिए शिविर, क्योंकि अगर घर की महिला जो कि घर की धुरी होती है, अगर वो स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है और समाज स्वस्थ है। महिलाओं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कार्यशाला यहाँ आयोजित होती रहती हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए, उनको अपने अधिकारों की जानकारी के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित हुई हैं, जिससे कि डेफिनेटली लाभ हुआ है। और इसमें बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं और बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र और हमारी प्राध्यापिकाएं हिस्सा लेती हैं। और इन वर्कशॉप्स में महिलाओं के साथ साथ ये सुनिश्चित होना चाहिए कि पुरुष भी साथ में भागीदारी दे, क्योंकि महिला तो है ही जी। तो महिला की समस्या तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक पुरुष वर्ग वो समस्या को नहीं समझेगा, उसके प्रति जागरूक नहीं होगा। तो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर भी महिला सेल ने एक वर्कशॉप, 7 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें भागीदारी बहुत अच्छी थी। महिलाओं को, हमारी छात्राओं को रिसर्च में
आगे लाने की दृष्टि से ये कार्यक्रम हुआ था। तो महिला सेल हमारे यहाँ की बहुत एफिशिएंटली काम करते हुए अच्छा माहौल है, केयर फ्री माहौल है और सब बड़े अच्छे से छात्र छात्राएं बहुत अच्छे से यहाँ पर एक सहभागिता से काम करते हुए यहाँ पे दैनिक कार्य होता है। जी बिल्कुल, लगातार जो है छात्राओं के यहाँ पर जो है संख्या बढ़ते जा रहे, गांव से भी यहाँ पर जो है दूर दूर से पढ़ने आते हैं। मैम, महाविद्यालय के खेल विभाग का भी जिक्र जरूर करना चाहेंगे। कौन कौन से खेल यहाँ पर विद्यार्थियों ने महाविद्यालय को गौरवान्वित किए हैं? राजनांदगांव तो स्पोर्ट्स में वैसे ही बहुत आगे है और दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव का एक प्रतिनिधि कॉलेज के रूप में मैं बोलूँगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हॉकी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, इसमें छात्र चेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के मृणाल चौबे हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर हमारे एलिमनाई हैं और ज्ञानेश्वरी यादव तो कॉमनवेल्थ में उन्होंने हमारे को रिप्रेजेंट किया है और छत्तीसगढ़ का स्पोर्ट्स सम्मान गदाधुर वो अभी सम्मानित हुई हैं। और यहाँ का स्पोर्ट्स विभाग भी अन्य विभागों की तरह अभी हॉकी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल और हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर भी बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स को आगे ले जाते हुए काम कर रहे हैं। और हमारे विद्यार्थी मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं पर 5-6 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पर हमारा प्रतिनिधित्व किया है विभिन्न खेलों में। राजनांदगांव को वैसे भी हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। महाविद्यालय की उपलब्धियाँ तो अनगिनत हैं, कुछ विशेष पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है, लेकिन मैम आगामी योजनाएं क्या क्या हैं जिन पर महाविद्यालय प्रयासरत है? सबसे पहले तो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना ये हमारी प्राथमिकता है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से MOU करना। हमारे यहाँ 10 विषयों में रिसर्च सेंटर है। अभी हम 2 विषयों में और रिसर्च सेंटर खोलने जा रहे हैं, गणित और फिजिक्स में। हमारे यहाँ 2 हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, बहुत अच्छे से संचालित हैं। उनका सेटअप अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, तो वो सेटअप स्वीकृत कराना हमारी प्राथमिकता है और साथ हमें उम्मीद है कि शासन हमको जल्दी ही सेटअप स्वीकृत करेगी। पार्किंग हमारे यहाँ महाविद्यालय में लगभग 6000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। साइकिल, स्कूटर, प्रोफेसर्स की गाड़ियाँ, पार्किंग की एक समस्या है और महाविद्यालय जो है वो शहर के बीचों बीच सिचुएटेड है, तो आसपास फैलाने की भी जगह नहीं है। तो मल्टी लेवल पार्किंग भी हमारी आगामी योजनाओं में से एक है। हमारा काफ़ी काम ऑनलाइन माध्यम से होता है। बच्चों की एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, ID कार्ड, बस हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी मैनुअल बनता है। हमारा प्रयास है कि वो भी हम ऑनलाइन कर सके ताकि छात्र वो जो लाइन में लगना और जो थोड़ी असुविधा होती है वो सभी असुविधा से उनको मुक्ति दिलाई जा सके। जी, लगातार मतलब छात्रों को जो है सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। हाँ, लाइब्रेरी को भी हमको थोड़ा और अपडेट करना है टेक्नोलॉजी से, तो ये सब हैं। सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि हम ये सब कर पाएंगे।
चूँकि मैं पत्रकारिता विभाग का विद्यार्थी हूँ, आपसे पत्रकारिता विभाग को लेकर भी बात करना चाहूँगा कि जनसंचार के विद्यार्थी और दिग्विजय संचार के कार्य को लेकर आपका मत और सुझाव बड़ी उत्सुकता के साथ सुनना चाहेंगे। दिग्विजय संचार का उद्घाटन अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ है और इतने कम समय में आप लोगों ने इतनी बड़ी ये उपलब्धि, इतनी ये आप पॉडकास्ट सीरीज़ आप चला रहे हैं, साथ ही महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को आप लोग कवर कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं आपकी डायनामिक विभागाध्यक्ष और डायनामिक फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी कि देखिए, संसाधन तो सीमित हैं, सरकारी व्यवस्था है, किंतु सीमित संसाधनों के बावजूद इतना उत्कृष्ट कार्य पत्रकारिता विभाग कर रहा है। उसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे आप लोगों ने अभी जो मेरा ये पॉडकास्ट लिया तो मुझे एक पूरा परफेक्ट प्रोफेशनलिज्म मुझे देखने को मिला, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में पत्रकारिता विभाग, जिसमें कि अभी लगभग 100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, आगे चल कर के इस अंचल का ही नहीं पूरे राज्य का उत्कृष्ट पत्रकारिता विभाग के रूप में उभर कर आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद और शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई आप लोग को, इतना सुंदर प्रोफेशनल तो आप लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया। बहुत जी मैम, सच ही कहा गया है, बेहतर समाज का निर्माण एक बेहतर शिक्षक के हाथों में होता है। और आज आपसे बात करके हमें यह स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ। मैम, 1 वर्ष यह कार्यकाल तो बस एक शानदार शुरुआत है। आने वाले समय में आपकी ऊर्जा और विजन से यह परिसर और भी महकेगा। पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी होने के नाते आपकी सराहना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हम सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लेजर वॉज माइन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे तो हर छात्र में स्वामी विवेकानंद का प्रतिबिंब दिखता है, बस ज़रूरत है पूरा उठने की और जागने की। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। हमसे आगे जुड़े रहने के लिए दिग्विजय संचार को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।